नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ थ्योरी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 जनवरी 2023 को, उसके लिए स्पेशल क्लास है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ दोस्तों। किसी एक ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के एमसीक्यू अपलोड आपको करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस धातु का गलनांक बिंदु 220 डिग्री सेंटीग्रेड है? ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है किस धातु का गलनांक 220 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर अपने को इससे उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे आपने चांदी का गलनांक बिंदु कितना है, इसमें उल्टा पूछा है, गलनांक बिंदु देकर धातु पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें, आपको सभी को पता है जो चांदी का गलनांक बिंदु होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड पर चांदी है वो गलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चांदी का गलनांक बिंदु कितना है? 960 डिग्री। इसी तरह से अपने बात करें, तांबे का जो गलनांक बिंदु है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ अपन बोल सकते हैं 1086 डिग्री सेंटीग्रेड तांबे का गलनांक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अपने बात करें, एल्यूमिनियम जो धातु है, एल्यूमिनियम जो धातु है इसकी 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, और बचा अपने पास टिन ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिन, क्योंकि टिन का गलनांक बिंदु 232 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समान आकार पर तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम का वजन होता है। समान आकार है, ठीक है दोस्तों, ये एल्यूमिनियम है और ये तांबा है। समान आकार पर तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम का वजन पूछ रहा है। अब आपको बता दें, जब समान आकार पर तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम जो होता है वो आधा होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपको बता दें, तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम होता है वो हल्का होता है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम क्या हल्का होता है, इसका मतलब जो तांबा है अपना वो भारी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधा। अब दोस्तों देखो, अपने से उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अपने से पूछ ले एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम की अपेक्षा तांबे का जो वजन है तो कितना होता है, उस समय इसका राइट आंसर हो जाए 2 गुना। ठीक है दोस्तों, अब अपने को पूछा है तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम का वजन, तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम का वजन आधा होता है, मतलब तांबा भारी होता है और एल्यूमिनियम हल्का होता है। तो इस समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आधा हो जाएगा। अगर ऐसा पूछ ले एल्यूमिनियम की तुलना में तांबे का वजन, तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक नाइक्रोम है, एक किसका एलॉय है? ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है एलॉय का मतलब होता है मिश्रित धातु। पहला ऑप्शन कह रहा है निकिल कॉपर। आपको बता दें, जो निकिल कॉपर अपने यूज में लेते हैं, जो यूरेका तार होती है ना, यूरेका को बनाने के लिए निकल और कॉपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यूरेका को आपने बता दें प्रतिरोधक या रियोस्टेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? निकिल, मैग्नीज और तांबा। आपको बता दें, निकिल और मैग्नीज ये तीनों आ जाए, और तांबा, इन तीनों का मिश्रित रूप होता है, वो क्या होता है? मैग्नीज। ठीक है दोस्तों, मैग्नीन मैग्नीट बनाने के लिए इन निकिल, मैग्नीज और तांबा उपयोग में लिया जाए। अब बचा ऑप्शन सी नंबर। ऑप्शन सी नंबर क्या है? निकल प्लस क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकल प्लस क्रोमियम। नाइक्रोम एक निकल प्लस क्रोमियम, जो कि इसकी मिश्रित धातु है। निकल की जो परसेंटेज आपको बता दें, 80% निकल का उपयोग किया जाता है, और 20% की मात्रा, जो 20% वो क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है। इन दोनों का मिश्रित रूप करके नाइक्रोम उपयोग में किया जाता है। और आपको बता दें, जो नाइक्रोम का उपयोग है वो किस में किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत उपकरणों अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत उपकरणों के संयोजक बिंदु बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कॉन्टैक्ट बिंदु पूछ रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन का चांदी, चांदी नहीं, तांबा भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विद्युत उपकरणों के संयोजक बिंदु बनाने के लिए आपको बता दें, पीतल का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि इस ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा है, पीतल का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, पीतल जो धातु होती है वो भी मिश्रित धातु है। ठीक है दोस्तों, इसमें तांबा और जस्ता मिलाया जाता है, लगभग जस्ता मिलाया जाता है। और इसकी जो तांबा 66% इसमें मिला देंगे, और 34%
जस्ता इसमें मिलाया जाता है। इसकी मिश्रित धातु मिश्रित रूप होता है पीतल, और पीतल का लगभग कॉन्टैक्ट बिंदु बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला कह रहा है अभ्रक, या इसको बोलते हैं माइका, जो अपने कम्यूटेटर के अंदर भरा जाता है ना, अचालक पदार्थ अभ्रक, जो कि अचालक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? श्रेणी वाई, श्रेणी ए, श्रेणी ई, श्रेणी बी। आपको बता दें अचालक पदार्थ श्रेणियों के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें वाई प्रकार की जो अचालक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? लकड़ी, कागज और प्लस में कपड़ा। ठीक है दोस्तों, और ए प्रकार के जो होते हैं ये लकड़ी, कागज, कपड़ा और प्लस में जो तेल संचित पदार्थ होते हैं ना, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें जो ई इस श्रेणी ई के अंतर्गत कौन से पदार्थ आते हैं? लेदराइड पेपर और एम्पायर। ठीक है दोस्तों, एम्पायर टेप। और आपको बता दें जो अब बचा का श्रेणी बी प्रकार, तो श्रेणी बी प्रकार के जो अचालक पदार्थ होते हैं वो अभ्रक अभ्रक उसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, और इसका टेम्परेचर बता दें आपको 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका सुरक्षित तापमान है। ठीक है दोस्तों, अधिकतम सुरक्षित तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको सभी को बता देता हूँ। और इसके अंतर्गत और आप बी प्रकार की और एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख रहे हैं फाइबर ग्लास हो गया। ठीक है दोस्तों, जो फाइबर ग्लास है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, फाइबर ग्लास। अब आपको बता दें इसका अधिकतम सुरक्षित तापमान YAEB। ठीक है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, 90 डिग्री, 105 डिग्री इसका अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है जो, और इसका 120 डिग्री, और एक श्रेणी बी है जो वर्ग ए, या इसका होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम सुरक्षित तापमान है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से हर एग्जाम के अंदर लगभग एक आधा एक क्वेश्चन पड़ता ही है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है इसके अंतर्गत, तो आप इस टेबल को याद करें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा, निम्न में से ऊष्मारोधी धातु है? अभ्रक, एस्बेस्टस, फाइबर, ग्लास। आपको बता दें ऊष्मारोधी धातु है वो एस्बेस्टस है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोर को नमी से सुरक्षा प्रदान करना निम्न में से किसका कार्य है? ठीक है दोस्तों, पहला इंसुलेशन, धात्विक कवच जिसको मेटालिक शीट बोलते हैं, बेडिंग और आर्मरिंग। आपको बता दें जो अपनी केबल होती है उसके अंदर आवरण होते हैं, ट्रिक है दोस्तों याद करने के लिए, जिसको अपने बोल सकते हैं सिम्बास। पहले दोस्तों कोर होती है, कोर के अपने ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है, उसके बाद मेटालिक शीट जिसको धात्विक कवच को अपने बारे में पूछा गया है, और जिसके बाद बेडिंग और आर्मरिंग, और सबसे लास्ट भाग होता है सर्विंग। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें ये जो मेटालिक शीट है, ठीक है दोस्तों, ये क्या कोर को, ये किसके, पहले आपको बता दें शीशे से निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, शीशे से निर्मित होने के कारण ये जो है कोर को जिसके अंदर नमी ना चली जाए, कोर के अंदर नमी ना चली जाए, इसलिए मेटालिक शीट या धात्विक कवच का उपयोग किया जाता है। अब आपको बता दें जो बेडिंग होती है ये क्या है, यांत्रिक रूप से जो यांत्रिक चोटें लगती है, यांत्रिक चोट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेडिंग का उपयोग किया जाता है। और ऐसे बेडिंग ये है आर्बरिंग और मेटालिक शीट में के बीच में लगी होती है। ठीक है, जस्ट मेटालिक शीट और बेडिंग आर्मरिंग के बीच में कौन लगा होता है? बेडिंग। और सबसे लास्ट भाग है सर्विंग। ये किससे निर्मित होता है दोस्तों? जूट से निर्मित होता है सामान्यतः। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धात्विक कवच, इसको मेटालिक शीट बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी तार पर 3/22, किसी तार पर लिखा हुआ दोस्तों 3/22 लिखा गया है, और तो इसको निर्मित करते समय कितनी तारों का उपयोग किया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों एक ही बात याद रखना, जैसे तारों पर लिखा है ये क्या होता है, अंश बटे हर। तो अंश क्या दर्शाता है हमें? हमेशा तारों की कितनी तारें हैं, तारों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तारों की संख्या दर्शाएगा अपने को कितनी तारों, मतलब कितनी तारें यूज की गई इसको बनाने के लिए। और जो हर होता है वो क्या दर्शाता है? तारों का साइज। ठीक है दोस्तों, और इसमें अपने को पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है तारों की संख्या कितनी तारों, तो इसमें अंश क्या है? तारों की संख्या अंश 3 है, तो इसमें कितनी 3 तारों उपयोग में की जाती है। अगर दोस्तों अपने से पूछ लेते इसमें तारों का साइज क्या है, तो इसमें 22 आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस
तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब क्या हो जाएगा 3, क्योंकि अपने को क्या पूछा है, तारों की संख्या पूछा है। और आपको बता दें दोस्तों, जो अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर, हर अगर पूर्णांक हो, ठीक है दोस्तों, जैसे इस संख्या इसमें दे रखा है 22 पूर्णांक संख्या है, तो ये तार किससे निर्मित है, ठीक है दोस्तों, ये तार हमेशा जो इसमें पूर्णांक संख्या होती है तो एल्यूमिनियम से निर्मित है, ठीक है दोस्तों। और अगर दशमलव के अंदर आ जाए, ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये दे दे 1.5 या 10, 1.6 दशमलव में दे दे, ठीक है दोस्तों, हर अपने को दशमलव में दे दें, तो उसमें तार कौन सी हो जाएगी, तांबे से निर्मित है वो तार, ठीक है दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने के लिए अंदर। प्लीज़ दोस्तों, किसी केबल की रेटिंग इकाई हो जाती है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपको बता दें, जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है तब केबल की रेटिंग इकाई हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी ओपन सर्किट का प्रतिरोध पूछा है तथा शॉर्ट सर्किट की चालकता पूछी है। अब आपको बता दें, जो ओपन सर्किट का प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, ठीक है दोस्तों, और धारा इसकी 0 होती है। और पूछा अपनी शॉर्ट सर्किट की, पूछा क्या है, शॉर्ट सर्किट की चालकता पूछी है। अब ये तो कन्फर्म हो गया, ओपन सर्किट का प्रतिरोध है जो अनंत होगा, ठीक है दोस्तों। अब पहले ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन में पहला अनंत नहीं है और शून्य इसमें भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो ए नंबर ऑप्शन होगा या डी नंबर ऑप्शन होगा। तो अपन बता दें, जो शॉर्ट सर्किट की चालकता पूछी है, मैं आपको बता दूं, शॉर्ट सर्किट में जो धारा होती है वो अनंत होती है, ठीक है, और रेजिस्टेंस का मान 0 होता है। अब देखो दोस्तों, चालकता पूछा है, चालकता क्या होती है, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है चालकता। और आपको पता है शॉर्ट सर्किट में धारा भी बताया 0 होती है, तो इस समय अपने शॉर्ट सर्किट के अंदर जो चालकता होगी वो अनंत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, इसके कारण चालकता अनंत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। ओपन सर्किट के अंदर प्रतिरोध अनंत और शॉर्ट सर्किट के अंदर चालकता अनंत होती है, दोनों ही अनंत अनंत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बंद एवं पूर्ण परिपथ में यदि वोल्टेज बढ़ती है तो धारा, आपको बता दें ओम के नियम के अनुसार बंद परिपथ के अंदर वो ही समानुपाती आई होगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा भी बढ़ेगी। तो इस समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती है, क्योंकि वी समानुपाती होता है एक पूर्ण बंद परिपथ के अंदर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस चालक का प्रतिरोध उच्चतम है। आपको बता दें, पहला ऑप्शन 28 SWG, 22 SWG, 25 SWG और 20 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है दोस्तों। अब आपको बता दें, जो प्रतिरोध होता है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस का मान वैसे वैसे घटेगा। और आपको बता दें, जैसे जैसे एरिया घटता है और रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाता है। अब आपको बता दें, जो आपको याद होगा शायद, 0 SWG का मान जो कि कितना होता है 8.23 mm और 36 SWG का मान 0.193 mm। अब देखो दोस्तों, 0 SWG का मान ज़्यादा है 8.23 mm है और 36 SWG का मान mm में कम है, मतलब एरिया घट रहा है, ठीक है दोस्तों। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, SWG 28 SWG। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें एरिया जैसे जैसे घट रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मतलब इस 28 SWG की तो जो तार है वो क्या है, वो क्या मतलब उसके साइज, उसका व्यास है जो कम है, ठीक है दोस्तों। नंबर बड़ा है और व्यास कम है, व्यास कम मतलब एरिया कम हो गया है, ठीक है दोस्तों। और जैसे जैसे एरिया कम होता गया, आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती और रेजिस्टेंस का मान बढ़ता गया है। और इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है किस चालक का प्रतिरोध उच्चतम है, तो आपको बता दें SWG 28 SWG है जो, जिसका प्रतिरोध बहुत उच्चतम होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी सप्लाई पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है, बोल रहे हैं डीसी सप्लाई पर प्रेरक का कार्य क्या है। इंडक्टर पूछ रहा है अपने को, इंडक्टर का कार्य क्या है। आपको बता दें, इंडक्टर होता है वो डीसी के अंदर
शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इंडक्टिव क्यों करता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी डीसी में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान जो वो जीरो हो जाता है। और अपने को पूछ ले जो डीसी सप्लाई है उस पे जो कैपेसिटर पूछ ले। ठीक है दोस्तों, अपने को इस बारे में कैपेसिटर पूछ ले तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपने ओपन सर्किट की तरह। डीसी में होता है वो जो डीसी में जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटी रिएक्टेंस का मान 1.2 पाई एफ सी। और इस समय इस क्वेश्चन का राइट अपने इंडक्टर को लिए पूछा तो शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वह अवयव जिसमें धारा द्वारा परिवर्तन जिसमें 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 सॉरी यहाँ पे लिखा धारा द्वारा नहीं, ठीक है दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक होगी। वह अवयव जिसमें धारा परिवर्तन करने पर अवयव के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता कहलाते हैं। आपको बता दें जो अवयव होते हैं उसमें धारा अगर अपने परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन ना हो तो वो हमेशा द्विदिशीय अवयव कहलाते हैं। और दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए वह अवयव जिसमें धारा परिवर्तन करने पर अवयव के गुण बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, तो उसमें इस क्वेश्चन का एक दिशीय अवयव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और रेखीय अवयव होते हैं वो दोस्तों आपको बता दें जो ओम की नियम की पालना करते हैं वो एक दिशीय अवयव होते हैं। ठीक है दोस्तों, RLC सर्किट, RLC हो गया ना ये तीनों। और ये बता दें ओम की नियम की पालना अपने को नहीं करते हैं रेखीय अवयव। एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, डायोड, ट्रांजिस्टर, ETC। ठीक है दोस्तों, और इसमें द्विदिशीय अवयव आपको बता दें ये जो होते हैं RLC सर्किट, RLC होते हैं। ठीक है दोस्तों, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर ये द्विदिशीय युक्ति होती हैं जो इसमें धारा परिवर्तन करने पर अवयव के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक दिशीय अवयव आपको सभी को पता है, डायोड हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम का नियम लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है, अरेखीय अवयव, एक दिशीय अवयव, ए व बी दोनों, एक रेखीय अवयव, द्विदिशीय अवयव। आपको बता दें जो ओम का नियम होता है वो अरेखीय और एक दिशीय युक्ति पर नहीं लागू होता है। तो इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी। ओम का नियम होता है जो अरेखीय अवयव और एक दिशीय अरेखीय अवयव मतलब अर्धचालक जितनी भी युक्ति होती है, इंसुलेशन वगैरह अर्धचालक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अर्धचालक युक्त में ओम का नियम लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह टर्मिनल जहां तीन या अधिक तीन शाखाएं मिलती है कहलाता है। वह जंक्शन कहलाता है, तीन टर्मिनल जहां अधिक मिलती है। तो इसको में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोड या इसको बोल सकते हैं अपनी संधि या अपने बोल सकते हैं जंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें डायग्राम इसका बना के, ये देखो दोस्तों जैसे सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक जंक्शन से जुड़ा है, रेजिस्टेंस जुड़ा है। यहाँ पे एक शाखा होगी और ये दो शाखा और तीन शाखा मिलकर एक नोड या जंक्शन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें इसमें लूप की संख्या। इसमें लूप देखो, एक तो दोस्तों ये लूप होता है, एक बन गया, और इसके अंदर ये दो और तीन इसमें लूप है। अगर ब्रांच की अपनी बात करें तो इसी डायग्राम के अंदर देखो दोस्तों, एक ये ब्रांच निकल रही है और ये निकल रही है, दो ही ब्रांच है। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम के अंदर। और आपको बता दें जो मेश या इसको अपने जाल बोल सकते हैं, जिसके अंदर मेश ये होता है जिसके अंदर कोई मतलब जंक्शन ना हो, जिसके अंदर कोई जंक्शन ना हो, एक ये होगा और ये। ठीक है, इसमें दो मेश या जाल होता है। इस समय क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोड, जिसको अपने संधि या जंक्शन बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी में यदि R1 अनुपात R2 रेजिस्टेंस है, R1 और दूसरा है R2 का अनुपात 1:2 है। ठीक है दोस्तों, तो धाराओं का अनुपात पूछा है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। आपको बता दें श्रेणी क्रम में धाराओं का मान हमेशा समान होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए धाराओं का अनुपात भी समान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि श्रेणी क्रम है।
और यहाँ पे दोस्तों समांतर क्रम होता अगर धाराओं का अनुपात पूछा जाता तो इस समय क्वेश्चन का राइट आंसर मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो इस क्वेश्चन का राइट 1:1 है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धाराओं का मान समान होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डीसी परिपथ में एक डीसी परिपथ है, भार समानीयता इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है या प्रतिरोधी होता है, या इंडक्टिव या कैपेसिटिव दोनों दोनों होते हैं। आपको बता दें डीसी परिपथ होता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि डीसी में जो पावर फैक्टर होता है वो इकाई होता है। ठीक है, देखो वोल्टेज एवं धारा के बीच में जो फेज अंतर वो 0 डिग्री। और आपको बता दें जो डीसी के अंदर जो जैसे कि रजिस्टिव सर्किट के अंदर जो जो केवीआर जो शक्ति होती है, जिसको अपने बोल सकते हैं प्रतिघाती शक्ति, वो 0 होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो केवीए बराबर आभासी शक्ति और जो वास्तविक शक्ति हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए ये शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह कार्य करती है। इसकी तरह दोस्तों एक और सर्किट होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसका पावर फैक्टर इकाई होता है। एक तो डीसी परिपथ होगा, देखते हैं दोस्तों यहाँ तक मेरी वीडियो कौन कौन देखता है, और एक प्रतिरोधी होगा। ठीक है दोस्तों, जिसका पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। और आपको एक कमेंट करके और बताना है जिसको एसी में मतलब एक सर्किट और होता है जिसका पावर फैक्टर इकाई और फेज अंतर 0 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ तक जो भी कमेंट करेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6 ओम के 3 प्रतिरोध समान मान के तो उसे कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, 3 प्रतिरोध है, समान मान के हैं, उसे कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। आपको बता दें अगर 3 प्रतिरोध समान मान के हैं तो उसे 4 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। कैसे दोस्तों, मैं बता दूं, देखो दोस्तों, पहले श्रेणी क्रम में तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में, दूसरे समांतर क्रम में, 2 नंबर पर समांतर क्रम में जोड़ा सकता है तीनों को। और आपको बता दें एक बार श्रेणी समांतर में तीनों को जोड़ा जा सकता है श्रेणी समांतर में। और जैसे कि आपको बता दें ये श्रेणी समांतर हो गया, ये तीन प्रकार हो गया इसके। और होता है और समांतर श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, समान मान के रेजिस्टेंस है जिसको अपने 4 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे आ जाए असमान मान के रेजिस्टेंस, जो मतलब 6 ओम, 3 ओम या 2 ओम, 2 ओम पूछ रहे। ठीक है दोस्तों, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, असमान मान के 3 रेजिस्टेंस होगी ना, तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। असमान के रेजिस्टेंस का मान, असमान जो है जैसे 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम रेजिस्टेंस असमान मान के हैं, तो इसे 8 प्रकार से अपने कनेक्टेड कर सकते हैं या संयोजित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। समान मान के रेजिस्टेंस को 4 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, श्रेणी, समांतर, समांतर श्रेणी और श्रेणी समांतर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सॉरी दोस्तों, इसमें क्या हुआ, चलो आपको दोस्तों इसमें अपने को ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, तो सॉरी दोस्तों गलती होगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, पहला क्या, 6 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोध है, सीरीज में संयोजित है। 8 ओम का प्रतिरोध पर 24 वोल्ट ड्रॉप होता है, तो सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 6 ओम और 8 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, 6 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस है। और आपको बता दें यहाँ पे दे रखा है इसने सप्लाई वोल्टेज अपने को ज्ञात करनी है। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। 6 ओम 8 ओम पर अपने को दे रखा वोल्टेज ड्रॉप 24 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये 6 ओम हो गया, इस पर वोल्टेज ड्रॉप कुल सप्लाई वोल्टेज पूछी है। तो आपको बता दें जो ये है इसमें अपने को वोल्टेज दे दी और अपने को रेजिस्टेंस दे दिया, तो इसकी धारा इस रेजिस्टेंस की धारा आ जाएगी, इस रेजिस्टेंस की धारा आएगी 3 एम्पियर, सॉरी दोस्तों 3 एम्पियर आ गई। अब देखो जो श्रेणी क्रम सर्किट श्रेणी है, तो आपको पता है श्रेणी सर्किट के अंदर धारा का मान समान होता है। अब सॉरी दोस्तों, अब देखो दोस्तों
छः ओम का रेजिस्टेंस आ गया, और हम इसमें धारा भी, इसमें 3 एम्पियर धारा चली, तो इसमें भी कितनी चली, 3 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी वोल्टेज निकल जाएगी। इसकी वोल्टेज कितनी आएगी, 6 थी 18 वोल्ट। अब दोनों का योग कर देंगे, 18 वोल्ट और ये यहाँ पे कितनी वोल्ट करा रहा, 24 वोल्ट ड्रॉप ये करा रहा था। 18 और 24 का योग करेंगे तो लगभग 42 वोल्ट आएगी इसके। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 42 वोल्ट हो जाए। तो इस ऑप्शन नहीं दिए होंगे, सॉरी दोस्तों, गलती होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सीरीज संयोजित है, सीरीज संयोजित है सीरीज संयोजित समान मान के प्रतिरोध R1 तथा R2 है। में प्रतिरोध R2 ओपन हो जाए, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः होगी। सीरीज में संयोजित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक रेजिस्टेंस हो गया, श्रेणी क्रम में दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2। ठीक है दोस्तों, और सप्लाई वोल्टेज दे दी अपने को 20, ये R1 है और ये R2 है। अब ये पूछ अपने को दे रखा है भी, ये R2 जो रेजिस्टेंस है वे किसी कारण से यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, R1 जैसे कि सर्किट ऐसा बन गया, अब R1 जो है वो किसी कारण से ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है अपने को दोनों रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहे हैं, ये R1 और R2। आपको बता दें, जब एक किसी श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस का ओपन हो जाता है तो उसमें उस ओपन हुए सर्किट पर वोल्टेज ड्रॉप सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है। मतलब सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट, इसीलिए इस पे जो विभवांतर होगा यहाँ पे वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट, और इस R1 जो रेजिस्टेंस है इस पे 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 0। और मतलब R1 है जो 0, जिस पे 0 वोल्ट होगी, और R2 पर सप्लाई वोल्ट